बेटा आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब भी हम कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होती है। अब उस मैसेज को अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना है तो उसके अंदर एक कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपरिम्पोज किया जाता है, उसके बाद ही उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट किया जाता है। अदरवाइज वो मैसेज आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेंज को कवर नहीं कर पाएगा। तो जो सिग्नल में कैरियर वेव सिग्नल को सुपरिम्पोज कर देते हैं और जो नया आपका फ्रीक्वेंसी रेडी होता है उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेव, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 12th क्लास में जेईई मेन के टॉपिक में है। तो इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता के क्वेश्चन का एप्लीकेशन बता रही हूँ, कोई थ्योरी यहाँ पर नहीं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मान लीजिए आपका कोई ये WM है, मान लीजिए आपका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, मैसेज का, ये मैसेज का फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है। एंड WC इज द कैरियर frequency of the carrier signal. When both of them get superimposed with each other, a modulated wave signal is ready. Modulated wave signal is ready, which is transmitted, and it has 3 valency, 3 frequencies: LSB, USB, and carrier wave signal. ये omega c you can also write. Okay, how can you find the LSB? When we subtract carrier frequency with the signal frequency. M means message, signal frequency, and here you just add both of them. Clear? For example, you have, this is the message signal and this is the carrier signal. Okay, all the waves are equivalent in amplitude. Then the modulated signal wave becomes in this way. And the wave is in between them. Okay, so this is the wave which contains the message. This is the signal wave, this is the carrier wave. It must have high frequency than the signal wave, and when they both get superimposed with each other, this type of wave is formed and which goes in for the transmission. Okay, and I will take now some more questions, numericals, in order to explain how will you solve these types of questions. बेटा ये क्वेश्चन देखिए आप, इफ अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 1 into 10 to the power 6 hertz, this is a carrier wave with pack voltage of 40 volt. That means voltage of carrier wave is 40 volt, used to modulate the signal of frequency this. ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है with a pack voltage of 20 volt. Clear? दैट मीन्स जो आपका कैरियर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या आ रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. सो वी राइट फ्रीक्वेंसी फॉर द कैरियर वेव 1 into 10 to the power 6, फ्रीक्वेंसी फॉर द मैसेज 1 into 10 to the power 3. क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इस मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी से देखिए ज़्यादा है. मैंने कहा है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा जो आपका सिग्नल होगा उससे ज़्यादा ही होगी. नाउ पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव. आपकी जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो जो ट्रैवल करेगी वो कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, LSB, USB and carrier wave frequency. Okay, LSB में आपको क्या करना है, कैरियर वेव में से मैसेज वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है.
यूएसबी में आपको दोनों को ऐड करना है और ये आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, सिग्नल की नहीं होगी, कैरियर वेव की होगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए 1 × 10⁻6 माइनस 1 × 10⁻3, आपने 10⁻3 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1000 माइनस 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 999 10⁻3, दैट मीन्स यू कैन राइट किलो हर्ट्ज। क्लियर? नाउ अब आपको दोनों को ऐड करना है, तो सिंपली इसी तरीके से 10⁻3 × 1001, क्योंकि आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 + 1 इन 1001, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1001 किलो हर्ट्ज। और ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻6 हर्ट्ज और 10⁻3 किलो हर्ट्ज। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव आप निकाल सकते हैं। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव है जो आगे ट्रैवल कर रही है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड, upper side band. Upper means you have to add, lower means you have to subtract, and the third frequency is the frequency of the carrier wave signal. अब इसी में अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि आप बैंडविड्थ बताइए, क्या बताइए? बैंडविड्थ। ये जो मॉड्यूलेटेड वेव फ्रीक्वेंसी है इसकी आप बैंडविड्थ बताइए। तो बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला है बेटा वो आप लर्न कर लीजिए। बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 × FM, यानी जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 × 10⁻3 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज। क्लियर? ये आपका क्या है मैंने बताया, बैंडविड्थ। कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप कैसे निकालोगे? उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक एम्पलीट्यूड से होता है, एक वोल्टेज से होता है। अभी इस क्वेश्चन में वोल्टेज से, मैं पहले उससे बताऊंगी, एक दूसरा क्वेश्चन लूंगी जिसमें एम्पलीट्यूड से बताऊंगी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक। इट इज इक्वल टू voltage for the message and voltage for the carrier wave signal. That means 20/40 and we have 1/2 which is equal to 0.5. आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से बड़ा हो जाता है तो we get distortion in the messages. That means we experiences noise in our messages. Clear? So modulation index must lie between 0 to 1. ये आपके फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन है। मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में कभी कभी क्वेश्चंस 2 तरीके से होते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। ये दोनों पैटर्न के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सामने और इन दोनों में ही हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स को फाइंड करना है। तो आप बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, ए मैसेज सिग्नल इज ऑफ पीक वोल्टेज 100 वोल्ट। जो आपका सिग्नल है, जो मैसेज, जो ऐसा सिग्नल है जो मैसेज कन्वे कर रहा है, उसका पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है। इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 400 वोल्ट। और जो वेव उसमें सुपरिम्पोज कर रही है, कैरियर वेव उसके साथ मिक्स हो रही है, उसका वोल्टेज 400 वोल्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आपका जो वोल्टेज ऑफ सिग्नल है, मैसेज है, और वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली पीक वोल्टेजेस दिए हुए हैं, तो आप सिंपल रेशियो फाइंड कर लेंगे 100/400 एंड इट बिकम 0.25। क्लियर? अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए पीक वोल्टेज लिखा था इसलिए सिंपली हमने रेशियो निकाल दिया। 100 वोल्ट कैरियर वेव, there's a carrier wave is vary between 160 volt to 40 volt. That means there is a carrier wave by modulating signal. That means overall when resultant wave is goes on, it varies from 160 to 140. Initially
this is 100, it has the value of 100, but after modulating it has peak value 160 and lower value it has 40. Then this is the question and you have to find the modulation index. So we just ignore it because there is no need of this, because now क्योंकि सिग्नल तो अब इसके थ्रू कन्वे हो रहा है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इसकी ये पीक वैल्यू और ये इसकी लोअर वैल्यू, तो यहाँ पर हम रेशियो नहीं निकालते हैं, तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो पैटर्न है, जो फॉर्मूला है, वो क्या होगा। अगर इसी तरीके से आपको एम्पलीट्यूड दिया होगा तो वहां पर भी आपको एम्पलीट्यूड रखना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज प्लस मिनिमम वोल्टेज। अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड है तो आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 160 माइनस 40, 160 plus 40, it becomes 140 by 200, it gets cancelled, 2 7s are 14, 2 10s are 20, that is 0.7 and it comes between 0 and 1. So इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये होता है, that means कैरियर वेव का वोल्टेज तो 100 वोल्ट है, but when it is modulated with the signal, it has this type of wavy graph. So at 160 it is highest and at 40 it is the lowest value. So in that case, when we take out the modulation index, we just only subtract one for in numerator we just subtract both of them, and in denominator we just add both of them. Clear? So in this way there is a difference in the questions of modulation index, and don't be confused in these types of questions. मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि ये आपकी कैरियर वेव है और ये आपकी सिग्नल वेव है, मैंने पूरा क्वेश्चन बेटा नहीं लिखा हुआ है। देन फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, LSB, USB एंड ऑल अदर वैल्यूज। ओके, नाउ इट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ दिस कैरियर वेव इज इक्वल टू A0 sin omega t. Clear? So this is the peak value of voltage, this is the amplitude, and this is the angular frequency. Now if we compare, then AC is equal to 4 volts and omega c is equal to 20,000 pi. अब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव निकालना है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, आपको पता है n आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अंडरस्टूड? ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 20,000 पाई। 2 पाई से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 10 to the power 4 हर्ट्स और 10 किलो हर्ट्स। ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसी तरह मैं सिग्नल वेव के लिए निकाल सकती हूँ, है ना। सिग्नल वेव के लिए आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, सेम पैटर्न है, मैं इधर कर रही हूँ। यहाँ पर आपका A of amplitude of the signal wave is 2 volt. Now omega for the signal wave is 2000 pi. So which is equal to 2 pi f is equal to 2000 pi. So value for f is 2000 pi upon 2 pi, which is equal to 1000 hertz or 1 kilo hertz. क्लियर? अब हम यहाँ से मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं और मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्लियर? मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वोल्टेज ऑफ मैसेज ओवर वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि ये आपकी कैरियर वेव है और ये आपकी सिग्नल वेव है, मैंने पूरा क्वेश्चन बेटा नहीं लिखा हुआ है।
then find the modulation index, LSB, USB and all other values. Okay, now it is given in form of this carrier wave is equal to A0 sine omega t. Clear? So this is the peak value of voltage, this is the amplitude, and this is the angular frequency. Now if we compare, then AC is equal to 4 volts and omega c is equal to 20,000 pi. अब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव निकालना है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन. आपको पता है एन आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी. क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. अंडरस्टूड? ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 20,000 पाई. 2 पाई से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 10 to the power 4 हर्ट्स और 10 किलो हर्ट्स. ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव. तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे. ठीक, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ. इसी तरह मैं सिग्नल वेव के लिए निकाल सकती हूँ, है ना. सिग्नल वेव के लिए आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? सेम पैटर्न है, मैं इधर कर रही हूँ. यहाँ पर आपका A of amplitude of the signal wave is 2 volt. Now omega for the signal wave is 2000 pi, so which is equal to 2 pi f is equal to 2000 pi. So value for f is 2000 pi upon 2 pi, which is equal to 1000 hertz or 1 kilo hertz. क्लियर? अब हम यहाँ से मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं और मॉड्यूलेशन इंडेक्स. क्लियर? मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया है. वोल्टेज ऑफ मैसेज ओवर वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल. ठीक है. ठीक, आप याद रखिएगा मैसेज जो आप भेज रहे हैं वो ऊपर है और कैरियर सिग्नल नीचे है. तो मैसेज ऑफ ये AM2 एंड कैरियर का 4, वी हैव 1/2 that is 0.5. So this is the modulation index. Clear? Now frequency for the modulated waves. जो सिग्नल आगे प्रोसीड करेगा, ट्रांसमिट होगा, तो मैंने आपको बताया FC, देन LSB, देन USB. अगर अलग अलग जो कुछ पूछे तो आप वो भी निकाल सकते हैं. ठीक, तो कैरियर वेव की आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 10 किलो हर्ट्ज. ठीक, LSB की 10-1 किलो हर्ट्ज. आपको इसमें माइनस करना है कैरियर में से मैसेज सिग्नल. मैसेज सिग्नल आपका 1 है, इसमें आपको ऐड करना है तो 10 + 1 दैट मीन्स 11 किलो हर्ट्ज और यहाँ पर 9 किलो हर्ट्ज. अब अगर आपको बैंडविड्थ निकालनी है तो आप मैसेज सिग्नल को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 किलो हर्ट्ज आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. एक और पैटर्न का क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको यही सब चीज़ें निकालनी होती हैं, वो मैं आपके साथ इस क्वेश्चन के बाद और डिस्कस कर रही हूँ. वो पैटर्न भी देख लीजिए आप. अभी हमने बेटा आप लोगों को बताया कि जब भी कोई मैसेज होता है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट होता है, तो उसमें एक मैसेज सिग्नल होता है, फिर एक कैरियर वेव होती है जो उसके साथ सुपरइम्पोज की जाती है. उसके बाद हमको एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है. तो मॉड्यूलेटेड वेव आपकी ऐसे है, मान लीजिए कैरियर वेव आपकी ये हो गई. कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा मॉड्यूलेटेड वेव से ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होगी. और आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल तैयार होगा वो इस तरीके से तैयार होता है और इसके बीच में ये वेव्स होती है. तो
अगर हम इसी को इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं एमटी, ये मैंने मैसेज सिग्नल लिया है, जो ये वो सिग्नल है जो मैसेज को जिसके अंदर है, जिसके अंदर मैसेज है, जो बात हमारी यहाँ से वहाँ जानी है, उसको मैसेज सिग्नल कहते हैं। तो ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया AM, मैसेज सिग्नल, M फॉर मैसेज, फिर साइन ओमेगा मैसेज, ये फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल की, और ये टाइम हो गया। इसी तरीके से इसको मिक्स किया जाता है एक कैरियर वेव के साथ। इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इस मैसेज सिग्नल वेव की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो ये कैरियर वेव है, तो हमने C से कैरियर होता है तो C से इसको रिप्रेजेंट किया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव साइन ओमेगा C T, जैसे ये था, मतलब मेन आपका क्या है, A साइन ओमेगा T। तो A आपका एम्पलीट्यूड हो गया उस वेव का, और ये साइन और ओमेगा C उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये कैरियर वेव है तो ओमेगा C है, ये मॉड्यूलेटेड वेव है तो ये ओमेगा M है। ठीक, अब ये दोनों आपस में मिक्स करा दी जाती हैं, सुपरइम्पोज करा दी जाती हैं, क्योंकि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्वालिटी होती है, वो गिर जाती है और हमको मैसेज नहीं सुनाई देता। लेकिन अगर किसी मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, उसमें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को सुपरइम्पोज कर देते हैं और नई फ्रीक्वेंसी वेव रेडी होती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। तो वो इस तरह की बनेगी। तो उसको हम जब ये दोनों सुपरइम्पोज होंगी तो क्या फॉर्मूला रेडी होगा, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेंगे तो उस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो भी बगल में लिखा हुआ है मैंने, वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव का रिजल्टेंट आएगा वो होगा, आपको कैरियर जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड लेना है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, प्लस पूरा आपको मैसेज सिग्नल लेना है, पूरा सिग्नल साइन ओमेगा MT पूरा लेना है आपको। ठीक है, और इसके बाद ये इसका ये जो फेस है कैरियर वाले का, इससे मल्टीप्लाई करना है साइन ओमेगा CT। ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है जो मॉड्यूलेटेड वेव आगे ट्रांसमिट होगी। अब आपका मान लीजिए एक सवाल है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय, यानी ये जो आपका आंसर है वो ये आंसर दिया हुआ है, ये मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल दिया है, क्योंकि देखिए इसमें ऐड करके दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको बैंड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, यानी अगर मैं कहती हूँ आपसे, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग करके पूछूँ तो वो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपका ये 10 लिखा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव आपका क्या हो गया 10, क्लियर। अब ये क्या लिखा है 3, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेव आपका क्या हो गया 3, क्लियर। नाउ अब अंदर ये जो चीज है साइन ओमेगा MT, ये मैसेज है, जो मैसेज सिग्नल आपका जा रहा है, यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी ओमेगा M है। कॉस और साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कॉस में दिया हो चाहे वो साइन में दिया हो। तो ये आपका हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4, क्लियर। अब यहाँ पे ओमेगा C आपका ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी आपका जो कैरियर है वो आपका बाहर है और सिग्नल वेव आपका अंदर है। सिग्नल वेव मतलब जो मैसेज हम जिसमें सेंड कर रहे हैं, जिस सिग्नल के अंदर। आपका ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो आपकी n यानी क्या है फ्रीक्वेंसी, n क्या है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2, पाई की जगह आप 3.14 लिख लेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पाई f 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 पाई, यानी 3.14। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप इससे बैंडविड्थ, USB, LSB सब निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकालेंगे वो बता रही हूँ। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे मॉड्यूलेशन फैक्टर बता दूँ कैसे निकालना है। मॉड्यूलेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको मैसेज वाले को ऊपर लिखना होता है और कैरियर वाले को
नीचे, क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपका हो गया 3/10, यानी आंसर आपका क्या आ गया 0.3। और मॉड्यूलेशन फैक्टर का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में भी होगा। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर सॉल्व हो गया। अब आपको ये सॉल्व कर लीजिए, तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। FM is equal to 2.2 into 10 to the power 4 upon 2 into 3.14, यानी 2.2 into 10 to the power 4, 2 3 जा 6.28। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है। पॉइंट हट के 0 चला गया, 220 628.0, 6 4 जा 24, 6 3 जा 8 3 जा 24, 2 3 जा 6 7 8, 6 3 जा 18, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, दैट मीन्स 6 5 जा 30। सो अप्रॉक्सीमेटली 0.35 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 है तो ये आप किलो कर दीजिए, 3 किलो हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली आ गया आपका। अब आपको मैं इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। कैरियर वेव 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 इंटू 3.14, 5.5 अपॉन 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर 5, ये ऊपर गया 0 हो गया। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपका आंसर 3 किलो हर्ट्ज आ रहा है मैसेज सिग्नल का। मैसेज सिग्नल यानी FM आपका लगभग 3 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। 550 628, पॉइंट हो गया 0, 6 9 जा 54, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 नहीं होगा, या मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली मैं 9 ही ले लेती हूँ। तो 10 टू द पावर, ये वही पॉइंट करके है, ये भी आपका क्या हो जाएगा किलो हर्ट्ज। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। टेन टू द पावर 5 दिया हुआ है और ये 10 टू द पावर 4 था, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या आएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5, तो आपने किया 90 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 0 आप लेंगे तो ये किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये 90 किलो हर्ट्ज आ गया अप्रॉक्सीमेटली। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 90 किलो हर्ट्ज। ये बात हमेशा चेक कर लीजिएगा, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, अब आपकी जो मॉड्यूलेटेड वेव है जो आगे ट्रैवल करेगी सिग्नल को लेकर, उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी। अगर आपको केवल साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तब आप LSB और USB निकालेंगे, और मॉड्यूलेटेड वेव फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो आप तीनों निकालेंगे। LSB आपको निकालना हो तो कैरियर वेव में से मैसेज सिग्नल को माइनस करेंगे, यानी 90 माइनस 3, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 77 किलो हर्ट्ज। क्लियर। इसी तरह USB निकालना है तो आपको दोनों को बस ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 93 किलो हर्ट्ज। और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 90 किलो हर्ट्ज। अब यहीं से आपको बैंडविड्थ निकालना है, तो आप करोगे 2 इंटू मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल आपका 3 है तो 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा। जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा या प्रोफाइल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में NTA जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस ना केवल फिजिक्स के हैं, ना केवल केमिस्ट्री के हैं, ना मैथ्स के हैं, मैंने मिक्स करके बनाए हैं, हर टॉपिक पे बनाए हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप देख सकते हैं। थैंक यू।
पुराने ज़माने में एंटीनाज लगे होते थे छत पर, जिनके ज़रिए हम टीवी वगैरह देखा करते थे। आज भी एंटीनाज होते हैं, वो बड़े बड़े एंटीना रेडार होते हैं, तो उनकी हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, किस फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी हाइट का एंटीना चाहिए, या उनके मान लीजिए एक एंटीना यहाँ पर है और एक एंटीना यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि ये अगर सिग्नल्स को रेडिएट कर रहा है तो ये इसको रिसीव कर रहा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। या मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है कि एक एंटीना ऐसे लगा हुआ है तो वो कितनी दूर तक रेडिएशंस को सेंड करेगा, उसकी रेंज क्या है, या इस एंटीना की हम हाइट क्या रखें कि वो ट्रांसमिशन को रिसीव कर ले। तो मैं पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे लेने जा रही हूँ। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ये करिए, इसमें जो आपका अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि अगर दो एंटेना है तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना है और ये आपका रिसीविंग एंटेना है, यानी यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं और यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, तो इन दोनों एंटेनास के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ज़्यादातर ये लाइन ऑफ साइट वाला क्वेश्चन है, लाइन ऑफ साइट, ये हमारी रेडियो वेव्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना, इसका डेरिवेशन भी है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो उसका डेरिवेशन डिराइव करने को आता है, ठीक है। तो वो एक थ्योरेटिकल वीडियो पूरा अलग बनेगा, क्योंकि मैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो ले रही हूँ। लेकिन अगर हमें इसका न्यूमेरिकल पूछा जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल, तो इसका फॉर्मूला होता है D = √2R HT प्लस √2R HR। ये आपका डिस्टेंस है बिटवीन टू ट्रांसमिटिंग एंटीनास। ये R जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे सिंपल क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। और मैं इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसे होता है और क्वेश्चन किस तरह का आता है वो मैं पहले अब आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर देखिए। अ टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज द हाइट ऑफ 140 मीटर्स। कि मान लीजिए एक टावर है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और इसकी हाइट 140 मीटर है एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 40 मीटर। और किसी घर में एक ही एंटीना लगा है और इसकी हाइट 40 मीटर है, ठीक है। What is the maximum distance up to which signals can be broadcasted in LOS means line of sight। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा जितने तक वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया, √2HT हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग प्लस √2RH ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो आप √2R कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बनेगा √H ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, √H ऑफ रिसीविंग एंटीना। क्लियर। अब ये जो R है रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है। तो आपने सॉल्व करना है 2 × 6.4 × 10⁻6 √140 प्लस √40। अब मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप करेंगे तो 10⁻3 निकल आएगा √। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 4 8 2 6 12। क्लियर। तो ये 12 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 4 4 16 होता है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3.5 आएगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको निकाल सकते हैं। और ये हो जाएगा √180। √180 मीन्स वॉट, 13 का स्क्वायर आप करेंगे 169 एंड 13 का स्क्वायर कीजिए तो 169 आएगा। 14 का स्क्वायर करिए, 4 4 16, 4 1 4 1 5 1 एंड 4 एंड 1, तो 196 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 13 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए,
अप्रोक्सीमेटली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 5 65 इंटू 10 टू द पावर 3 अप्रोक्सीमेटली, ये मीटर्स में है, यानी 65 किलोमीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हो और इनमें से किसी एक की हाइट पूछी जाए, तो भी हम उसको फॉर्मूला में प्लेस करके आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे भी लेने जा रही हूँ। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इज केप्ट बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ओके, इफ द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 70 meters, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। बहुत एकदम सेम क्वेश्चन है कि अब आपका जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर्स है। अगर आपका जो रिसीविंग एंटीना है इसकी हाइट 70 मीटर है, तो आप ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट बताइए। पहली चीज देखिए, ये मीटर्स में या किलोमीटर्स में, आप इसको मीटर्स में चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3 और 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। क्लियर? अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू √2r √ हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। क्लियर? अब आपका डिस्टेंस क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू √2 रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। दिया है तो ठीक है क्वेश्चन में, नहीं तो आप लर्न कर लीजिए इसको। नाउ हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना हमें पूछा गया है और रिसीविंग एंटीना का हाइट है 70। अब आप मैथमेटिकल तरीके से पहले आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका पॉइंट्स वगैरह में आंसर आएगा। इसका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 4। अप्रोक्सीमेटली मैं लेके चल रही हूँ 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस √70। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 50 हो जाएगा, 5 10 5 7 35, दैट मीन्स 7 1 7, 3 10, 7 4 28, 29 30, 7 2 14 into 10. Approximately it comes out √70. √70, what is the √70? For 8 8 is 64, 9 9 is 81. It is approximately near about 8 8 is 64. I will take 8.5. Approximately I will take. So when it multiply, it gets approximately 14. So 14 is equal to height of transmitting antenna plus approximately 8.5. Clear? Now we subtract both of them and we got 14 minus 8.5 and I have 0.5 and 13 minus 8, that is 5. So now we have under root height of transmitting antenna is equal to approximately 5.5. So height of the transmitting antenna is just a square of this. So I will do 5.5 into 5.5, that is 25, 5 is 25, 26, 27, 7 and 2, 5, 12, 3 and 3. So it is near about 33 meters. Clear? So you can do it with the precious decimals. So I think the height of the transmitting antenna generally comes in between 32 to 34 meters. Clear? Now next topic. अब इसी ट्रांसमिशन और रिसीविंग सिग्नल्स में एक टॉपिक और होता है, What is the length of antenna to transmit the signal of frequency this? कि अगर हमें कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, उसको ट्रांसमिट करना है, तो उस एंटीना की लेंथ कितनी होगी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यानी हाइट उस एंटीना की कितनी होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आपको पता है। C इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, n इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो अब यहाँ से हम
सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखते हैं, ये लर्न कर लीजिएगा। लाइट की स्पीड ऑफ लाइट है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज 20 किलो हर्ट्ज, आप इसको हर्ट्ज में चेंज करिए तो 20 इंटू 10⁻3, 20 इंटू 10⁻3 इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 10⁸ ओवर 20 इंटू 10⁻3 और it becomes 20 into 10⁴ and 1.5 into 10⁴. Clear? Now length of antenna, ये आप याद कर लीजिए, that is the height of antenna must be greater than lambda by 4. Okay? हाइट जो है वो एंटीना की हमेशा वेवलेंथ की 1/4 होनी चाहिए। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई। तो height of the antenna must be greater than 1.5 by 4 into 10⁴. So when we divide, we have, it becomes 5 3s are 15, 5 8s are 40, that means 0.830 है। So 30 into 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, then 6 0. Then we have 8 7s are 56, then 4 8 5s are 40. 0.375 into 10⁴, and it is equal to 3750 meters. So this is the height of the transmitting antenna. Okay? तो इस तरीके से अगर हमें एंटेना की हाइट निकालनी हो, चाहे वो ट्रांसमिटिंग एंटेना के लिए, हाइट फॉर द ट्रांसमिटिंग एंटेना मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्बडा बाई 4, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना के लिए है। ओके